अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हफ्ज़ अली। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम टैक्स इश्यूज़। मौजूदा हालात में इनकम टैक्स की क्या सूरत हाल है, मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों की क्या सूरत हाल है, करंट अकाउंट खसारा, रेवेन्यू शॉर्टफॉल, गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान आने के दावे किए जा रहे हैं तो वो कहाँ तक आ रही है। दूसरा, हुकूमत महंगाई की शरह को 4% पर ले आई है, क्या वाकई इसमें सच्चाई है, वाकई 4% मुल्क में महंगाई आ गई है। दूसरा, शरह सूद में जो कमी की गई है उस पर हमारी मुल्क की माशियत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद अदील हैदर साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर हैं, मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं उमर बाजवा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं राना नदीम अब्बास साहब, आप ईसी मेंबर हैं लॉ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और सदर हैं टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन के। नदीम अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी तरफ सर आऊँगा, मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं, बिजनेस की जो सूरत हाल है वो बेहतर है, सनतकार हैं, कारोबारी हजरात हैं, ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ स्मूथली बिजनेस चलना शुरू हो चुका है? गुजारिश है कि जो हालात आज से कुछ अर्सा पहले थे उनमें काफ़ी तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई। कुछ लोग कहते हैं IMF का हमारे मुल्क में मुसल्लत हो गई है, IMF की हमें ज़रूरत थी और उसी के प्रोग्राम लेने से थोड़ा सा जो है ना हमारे रेट हैं वो बेहतर हुए हैं। शहरिया जितने भी हैं उनमें कोई बेहतरी आई है। महंगाई की जो ना थमने वाला एक सिलसिला चला था उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत जो है बेहतरी आई है। 4% पे वो आ गई, ये तो गवर्नमेंट कहती है, लेकिन जहाँ जिसका वो हवाले देते हैं वहाँ का और यहाँ के डॉलर के रेट का भी और वहाँ के और यहाँ की चीज़ों का भी बहुत फ़र्क है। मेरा ख्याल है तो कमी नहीं आएगी। इसको सिर्फ ये जो हमारे गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं वो इसको पॉजिटिव साइड पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कारोबार तब तक बेहतर नहीं होता जब तक हमारे मुल्क की कोई पॉलिसियों का तसलसल नहीं होता। हमारे मुल्क में अभी तक पॉलिसियों का तसलसल नहीं है। अभी तक हमारे एक जो बड़े इदारे हैं इलेक्ट्रिसिटी और गैस, उसकी वजह से इंडस्ट्री तकरीबन बंद पड़ी। 90% इंडस्ट्री काम नहीं कर रही, ना मिलने की वजह से कि या रेट बढ़ाने की वजह से? रेट की वजह से। बिजली तो वाफर है पाकिस्तान के पास, अब देखें ना, इतने सोलर का सिस्टम लग गया, बिजली तो हमारे पास वाफर हो चुकी है, लेकिन उसके रेट इतने ज़्यादा हो गए और डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो रेट में इजाफा किया जाता है उसकी वजह से अब इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करना मुश्किल हो गई है। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो गई है। हम खुद एक इंडस्ट्री को रन करते हैं, देखें उस इंडस्ट्री में आप तकरीबन जहाँ पर हम रॉ मटेरियल हमें मिलता था एक अच्छे मार्जिन के साथ, अब वो मिलना बंद हो गया। अब इस दफ़ा आप देखें कॉटन अमेरिका से पाकिस्तान ने तारीख में बुलंद तरीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन परचेज पाकिस्तान ने की है, अमेरिकन कॉटन। और लोकल कॉटन में कोई पूछने वाला नहीं है, लोकल कॉटन खरीदा को नहीं। क्यों? वजह यह है कि यहाँ के और वहाँ के रेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो रेट हमें अमेरिका से मंगा के भी जो कॉटन है वो लोकल से सस्ती पड़ती है फिर। और यहाँ पर बिजली के रेट की वजह से आप देख लें, गैस के रेट की वजह से वो इंडस्ट्री चलानी नामुमकिन हो चुकी है। इसी वजह से अब टैक्स के बेतहाशा टैक्सेस का निज़ाम एक आ गया है, मुख्तलिफ स्कीम्स निकल रही है। मैं तो कहता हूँ ये वक्त है इस टाइम कि अब एमएनएसटी जो है ना स्कीम अनाउंस करें, कोई ना कोई जिनके पास सरमाया ऐसा पड़ा हुआ है जो कि ब्लैक को वाइट करना चाहते हैं, उसको करके मुल्क के अंदर सरमाया को बेहतर करने की तरीके। अब देखिए, एक वक्त था हमें बैंकों ने लूट मार करनी शुरू कर दी थी कि ताजिर को लूटना शुरू कर दिए थे, एलसियाँ बंद पड़ी हुई थी। आज वो हालात बेहतर हो गए। आज वो भी इसलिए बेहतर हो गए कि कुछ हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस साहब हैं, उनकी IMF से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उनकी पॉलिसियाँ और उन्होंने जो रोड मैप दिया है उसके हिसाब से अब जो है उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में कुछ बेहतर। अब LCs खुल रही हैं, अब इम्पोर्ट जो कहा जा रहा था मुश्किलात है अब वो दूर हो गई हैं, काफ़ी बेहतर हो गया है। इम्पोर्ट में भी चूँकि हमारे पास अब डॉलर के, हमने IMF के प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम ले लिए यके बाद दीगरे और कामयाब हो गए। उससे हमारे जो आलमी वर्ल्ड लेवल पे हम पे ना ट्रस्ट करना शुरू हो गया, क्या दुनिया में जो हमें बिजनेस मिलना शुरू हो गया। लेकिन वो थोड़ा सा ये अभी भी पॉलिसी इनको चेंज करनी पड़ेगी कि हमें जो महंगाई की तरफ इन्होंने धकेला हुआ है, टैक्सों का बेतहाजा बोझ, वन विंडो टैक्स का निज़ाम ले आए तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में यही चलता है तो वो बहुत बेहतर होगा। सेल टैक्स अलहदा है, वेल्थ टैक्स अलहदा है, इनकम टैक्स अलहदा है, आप कस्टम की ड्यूटीज अलहदा है। मकसद के जिस इदारे में भी जाए ना तो वो हमें वो टैक्सों का भरमार नजर आता है। राणा साहब, आप अभी कह रहे थे काटन मंगवाई अमेरिकन, वो लोकल से भी सस्ती पड़ रही है, तो फिर जो हमारे एक्सपोर्ट का जो हम दावा करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हम कहते हैं ज़र मुबादला लाना है, तो फिर तो एक्सपोर्ट पर तवज्जो देनी चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, तो फिर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने के तो चांसेस बहुत कम है। इस टाइम तो एक्सपोर्ट हम नहीं बढ़ा सकते जो हालात में, हम लोकल अपना ही पूरा कर लिए जाए तो बहुत हुआ है। क्योंकि हमने ना किसी चीज़ में भी R&D नहीं लेके आया पाकिस्तान में। सीड है, हम वही नाकस पुराना निज़ाम। अगर इंडिया आपको 1 एकड़ में अगर वो 90 टन गंदम ले रही तो हम 30-35 टन पे हम अभी भी जा रहे हैं। तो ये फिर हम एक ज़रूरी मुल्क होने के साथ है, कॉटन हमारे यहाँ पर वाफर पैदा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पर जब फसल होती है उसके रेट भी तो नहीं ना रहते राणा साहब, ये भी मसाइल है ना हमारे। देखिए, रेट तब अगर आप क्वालिटी पैदा करें तो क्वालिटी के साथ रेट भी मिल जाते हैं। अगर आप पुराने वही सिलसिले लेके आ रहे हैं जिस सिलसिले से आपने एक गंदम काश्त की है उसको ले आए
तो वो फिर इसी तरह होता है। नहीं, हुकूमती सतह पर फिर किसानों के साथ कोई सीड ऐसा दिया जाए, इस तरह का बीज दिया जाए, किसानों को फराहम किया जाए, उनको बिजली सस्ती फराहम की जाए, उनको खादें सस्ती फराहम की जाए, उनको जो दवाइयाँ हैं, स्प्रे हैं, वो सस्ती फराहम की जाए, तब किसान भी मेहनत करे। ये आप ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देती है। ये देखिए आप ना, ये मैं इससे एग्री नहीं करूँगा आपसे कि सस्ती सस्ती सस्ती। किसान को सबसे ज्यादा छूट 1% उन पर टैक्स नहीं हो देते। सबसे बड़ा कि इतनी हमारे जरिए 90%, लेकिन वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा टैक्स भी तो वही ज़्यादा करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से तो सब ज़्यादा। गुजारिश ये है कि आप ये छोड़ दें कि हम उसको सब्सिडी दें। सब्सिडाइज करने वाला मुल्क हमारा नहीं है, हमें ये सब्सिडी के चक्कर से बाहर निकलना है। हमने जो कमाया है उसी को हमने खाना, उसी को सारा करना। अब कब तक गवर्नमेंट के हम रहमो करम पर रहेंगे? अब ये इदारे जो बैठे हुए हैं ये हमारे हाथी बने हुए, इनको अब करें, सेल आउट करें आप, ताकि ये जो बोझ दूसरे महकमे उठा रहे हैं उनसे निकले। किसान को सबसे ज़्यादा वो टैक्स की छूट है, उसको अगर ट्यूबवेल लगाता है उस पर उसको बिजली में छूट है, उसको आसान कर्जे भी मिल रहे होते हैं। अगर एक खाद उसने परचेज करनी है तो खाद के ज़रिए इतना कूड़ा करकट हमारा दुनिया उस चीज़ से, जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं वहाँ पर दुनिया में, उससे वो खादें पैदा करके और बेहतरीन किस्म की फसल तैयार कर रहे हैं। हम लोग फिर वो यूरिया पे और वही वो फर्टिलाइजर पे, वही जो इम्पोर्टेड चीज़ों पे। तो हमें इस चीज़ गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें हमारे बेहतर करने की ज़रूरत है कि इतनी हमारे मुल्क में पोटेंशियल। हुकूमत के साथ खुद को भी बदलने की ज़रूरत है। आपका जो कहने का मकसद है, अजील हैदर साहब, राना नदीम साहब ने भी कहा टैक्सेस की वजह से भी बिजनेस करना, उसमें मुश्किलात आ रही हैं। क्या मौजूदा हालात में इनकम टैक्स कवानीन या इनकम टैक्स की जो पॉलिसी हैं, आप समझते हैं उनसे कोई बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं? सबसे पहले मैं राणा साहब की बात में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि अभी रिसेंटली IMF का वफद आया था पाकिस्तान में। जी जी, अनएक्सपेक्टेड विजिट था उनका, और ये समझ नहीं आ सकी हमें कि वो क्यों आए थे। मगर उसके बाद हमें हलचल होती हुई नजर आई। हलचल कहाँ होती हुई नजर आई? हलचल होती हुई नजर आई एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जबकि उनका एक टारगेट था कि चारों सूबे जो है ना वो सरप्लस बजट देंगे। 3 सूबों ने सरप्लस बजट दिया, एक सूबे ने शॉर्टफॉल आया। खैर वो कवर करेंगे अब इसको नेक्स्ट। अभी उनका जो नेक्स्ट रिव्यू आएगा, फर्स्ट रिव्यू आएगा, वो शायद फेब या मार्च में आएगा। उसका आया भी था IMF वो कहने पे। अनएक्सपेक्टेड वजीर विजिट खजाना, था। वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने पंजाब की असेंबली में एक बिल पेश जी, करवाया वो था। अनएक्सपेक्टेड विजिट था, वो रिव्यू नहीं था। थोड़ी सी तस्दीक कर लें, वो रिव्यू नहीं था, वो अनएक्सपेक्टेड विजिट था उनका। ठीक है, ड्यूरिंग द जो रिव्यू पीरियड है उसके अंदर उनका एक अनएक्सपेक्टेड विजिट था। उसके अंदर वो काफ़ी हलचल हुई है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे कोई टैक्स लगाने की कोई बातें चली हैं, कोई पंजाब असेंबली से कोई बिल पास हुआ है, और उसमें भी बिल्कुल वो जो रेट दिए गए हैं वो बड़े, जिसे कहते हैं ना, हार्श रेट्स हैं। अभी खैर उन पे तो एक कभी पूरा प्रोग्राम हो सकता है उनके ऊपर। और दूसरी चीज़ ये राणा साहब फरमा रहे थे कि जो फार्मर है, जो ग्रोअर है, वो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हम इस बात की सपोर्ट करते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर साइड है, उसको बिल्कुल टैक्स नेट में आना चाहिए। मगर ये देखें कि आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो कॉटन है वो हमें महंगी पड़ रही है अमेरिकन कॉटन से। अमेरिकन कॉटन हमने इंपोर्ट की, वो सस्ती पड़ी। अब हम एलिमेंट्स ले लेते हैं कि पाकिस्तान की कॉटन क्यों महंगी है। नंबर 1, उनके पास खाद महंगी है, उनके जो इनपुट है उसके ऊपर, जो सीड से लेके एक पौधा बनेगा, पौधा फ्रूटिंग करेगा इन शेप ऑफ कॉटन, वो उसके बाद वो जिनिंग में जाती है। जिनिंग के बाद वो एक प्रोडक्ट वो इस्तेमाल होने के लिए फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है कि उसका यार्न बनेगा, व्हाटएवर जो भी बनेगा वो। इसका मतलब जो वो प्रोडक्ट है, वो जो फिनिश प्रोडक्ट कॉटन तक है, वो महंगी कॉस्ट कर रही है एज कंपेयर टू अमेरिकन। उसकी वजूहत ये है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है फार्मर की। अब दूसरे टैक्सेस का जो इजाफा है वो मईशत पे क्या असर लाएगा, यही इससे इनकम टैक्स जो मौजूदा हालात में जो इनकम टैक्स पे फोकस किया हुआ हुकूमत, आप समझते हैं उन पे? इनकम टैक्स से ज्यादा इस वक्त सेल्स टैक्स पे फोकस है। और सेल्स टैक्स में मैं इसी ज़िमन में एक छोटी सी बात करता जाऊं कि सेल टैक्स का निज़ाम कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। फेक फ्लाइंग इनवाइसेस, गलत रिफंड्स, ये चलते रहेंगे जब तक ये इसका कोई एक ऐसा पेटेंट किस्म का सिस्टम नहीं लेके आएंगे, सिंगल डिजिट कर दें। वन विंडो जिस तरह कह रहे हैं राणा जी, साहब, एग्जैक्टली वन विंडो, वो उसका एक बड़ा लार्ज सा एस्पेक्ट निकलता है। सिंगल डिजिट में सेल टैक्स लेके आए और बाकी तमाम चीजें उसके ऊपर खत्म कर दें, जो उसके ऊपर रिफंड्स हैं, या जैसे पूरी दुनिया में वैट का सिस्टम चल रहा है वो लेके आए, ताकि हम इस इनवाइस, इस इनपुट, इस रिफंड आउटपुट के चक्कर से बाहर निकल जाएं, ताकि ना फेक फ्लाइंग इनवाइस होगी, ना कोई क्लेम करेगा, ना कोई रिफंड लेगा, ना कोई FIR होगी, ना कोई बंदा पकड़ा। अभी देखें पिछले दिनों सेल्स टैक्स का एक बड़ा लंबा चौड़ा स्कैंडल आया हुआ था, वो टीवी पे भी आया। रुपए का फ्रॉड
किया ठीक है। उसके बाद एक और स्कैंडल चल रहा है, कोई बैटरियों के हवाले से, बैटरी सेल के हवाले से कोई ऐसा कोई चल रहा है। बेशुमार ऐसे स्कैंडल्स हैं जो डे बाई डे हमारे सामने आते जाते हैं। उनका सद्देबाब करने के बजाय नए आसार रोज ले आते हैं, नए शरायत ले आते हैं, नए नोटिफिकेशन कोई करते हैं। अब आ जाते हैं हम कि टैक्स की शरह बढ़ाने से। देखिए, टैक्स की शरह बढ़ाने के लिए आपको बिजनेस को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिससे वो फ्लरिश करे, वो ग्रो करे। तो जब एक बिजनेसमैन कमा रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि जी हमारी 70-80-90% इंडस्ट्री, राणा साहब ने फरमाया कि बंद पड़ी है यूटिलिटी बिल्स की वजह से। अभी जो IMF का बजट आया था उसके अंदर ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था शहबाज राणा साहब के, मैं कोट करता हूँ इसमें, शहबाज राणा साहब का ये कि उन्होंने जो सोलराइजेशन हो रही है इस मुल्क में उसके ऊपर उन्होंने एक ऑब्जेक्शन रेज किया कि सोलराइजेशन हो रही है और इसकी वजह से आपका जो सर्कुलर डेट है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल कंपनीज जो IPPs हैं उनकी तरफ आपका बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जब लोग सोलर लगा लेंगे तो बिजली की खपत कम हो जाएगी, खपत कम हो जाएगी, तो उनकी तरफ से जो IPPs की तरफ से बिजली आनी है वहां पे तो रेट्स जो हैं वो डिफाइंड है, हमें उनके मुताबिक उन्हें पेमेंट्स करनी है। गवर्नमेंट ने, अब हमें नहीं पता कि कोई वादा वईद किए हैं उनके साथ कि सोलर पे पॉलिसी लेके आ रहे हैं, और अगर किए हैं तो उसके ऊपर कितना सीरियस है। बाद में सोलर पे टैक्स लग जाएगा। एक ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो IMF तो भूलने वाले वो तो नहीं है ना, वो तो पैसे देते हैं। जी वो तो जो चीज लेके आएंगे वो तो डॉक्यूमेंट पे लेके आएंगे ना, ज़ाहिर बात है, उन्हें तो डॉक्यूमेंट पे लेके आएंगे। तो वो आज कल परसों, आज से साल बाद ये इसके ऊपर इन्हें कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उमर बाजवा साहब, जो इनकम टैक्स के इश्यूज हैं या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इश्यूज हैं मौजूदा हालात में जो टैक्स पेयर को फेस करने पड़ रहे हैं वो क्या है? सर, सबसे पहले मैं ये बताता चलूं कि टैक्स पेयर को जो मौजूदा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो इन्होंने इस फाइनेंस एक्ट में इन्होंने 3 जो है कैटेगराइज कर दिया, फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। मतलब इससे जो है टैक्स पेयर को एक कंफ्यूजन की जो स्टेट जो है वो एक जो है पूरे फैल गई कि जनाब ये क्या, मतलब इन्होंने लिस्ट कैटेगराइज कर दिया कि एक फाइलर है, एक लेट फाइलर है, एक नॉन फाइलर है। अब बेसिकली ये जो लिस्ट थी ये स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए थी, जो उसकी सेल और परचेज के लिए थी। 72 लाख गोशवारे हो गए, लेकिन असल पर अमल कितना हुआ? नहीं, देखें 72 लाख गोशवारे तो हो गए, लेकिन जब एक बंदा गोशवारे सबमिट भी कर रहा है लेकिन उसका स्टेटस जो है अभी भी लेट फाइलर में है, तो वो तो जाहिर सी बात है वो टैक्स पेयर तो बेचारा अभी भी वो कंफ्यूजन स्टेट में ही रहा ना कि मैंने अगर गोशवारा सबमिट भी कर दिया है तो फिर भी मैं लेट फाइलर में हूँ। टाइम लिमिट से पहले जिसने जमा कराया वो तो लिस्ट में आ गया। ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन हो रही थी कि एक बंदा आज की डेट में जाके फाइलर होता है, तो वो उसमें बेसिकली वो जो सर्कुलर आया था वो सर्कुलर में ये था कि जो अपनी डेडलाइन के मुताबिक अगर रिटर्न अपनी सबमिट कर दे तो फिर उसका जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाता है। तो बिल फर्ज अगर आज की डेट में बंदा को रिटर्न अपनी सबमिट करता है तो वो उसका स्टेटस जो है लेट फाइलर में रहेगा। लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट बाद में खत्म किया गया, नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म कर दिया गया। नहीं, कोई खत्म नहीं किया गया, ये सिर्फ जगलरी थी, जगलरी की गई थी, कोई लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं खत्म किया गया। लेट फाइलर अभी भी स्टिल मौजूद है। अब मैं एक आपको सिनेरियो देता हूँ, आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया, आज आपने एनटीएन बनाया, मुझे आज ही बनवाना जब मैंने शुरू किया, आज आपने बनवाया, जब आपका एनटीएन बन गया और आप कहीं पे सप्लाईज दे रहे हैं, कहीं पे आपका कोई टैक्स डिडक्ट हो रहा है, विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो रहा है, अभी वो उसकी क्या शरह है वो एक अलग बात है। आप नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर के लिए आपको जो प्रोसीडिंग ईयर है उसकी रिटर्न फाइल करना जरूरी है आपको स्टेटस में आने के लिए। अब आप फर्ज किया कि आप उस बिजनेस जो एक्टिविटी है उसको चलाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, एक इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप उसके लिए जगह खरीदेंगे तो उसके ऊपर आप लेट फाइलर है तो वो आपको 6% 236 के 236 सी आपको 6% देना पड़ेगा। जबकि आप कह रहे हैं कि आप अपने पैसे अंदर पाकिस्तान के अंदर लेके यहाँ बिजनेस करें, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और यहाँ पे पैसा कमाएं ताकि मुल्क भी खुशहाल हो और लोग भी खुशहाल। तो लोग, एक बंदा बाहर बैठा हुआ, अमेरिका में बैठा, वो अपना सारा कुछ यहाँ पे ले आता है, वो इंडस्ट्री लगाता है, इंडस्ट्री के लिए जगह परचेज करता है तो वो तो यहाँ पे फाइलर नहीं है ना, वो तो टैक्स नेट पे नहीं, 40 से 1200 रजिस्टर भी होना है, वो एक अलग बात है। वो लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो तो डेफिनेटली उसने एनवायरनमेंट की ब्ला 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 जो भी एनवायरनमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है उसने। मैं सिर्फ उस पॉइंट पे आया हूँ कि वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करके टैक्स नेट में आ गया, टैक्स नेट में आया, उसने एनटीएन बनवा लिया, एनटीएन बना तो वो बंदा उस वक्त या लेट फाइलर है या नॉन फाइलर है, उसने वो प्रॉपर्टी परचेज करनी है अपनी उस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए, तो वो या 10.5% रेट है जी, 10.5% रेट पे करेगा या 6% पे करेगा। और रिफंड के जहाँ यहाँ पे जो हालात हैं वो मेरा ख्याल है कि राणा साहब बिजनेस कम्युनिटी से बैठे हैं, हम दोनों टैक्स की फील्ड से बैठे हैं, तालिब इल्म है हम, तो वो सबको पता। जी आप मुकम्मल कीजिए उमर साहब। प्रॉब्लम तो ये था, दूसरा था एक SRO आया था 350 के बाद, उसमें इतनी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस थी। अभी तक जो है उससे अवाम जो है वो टैक्स पेयर जो है वो मुतासर है
ठीक है, वो SRO से। एक तो उसमें वो इतनी चेकलिस्ट बना दी गई कि जनाब जब तक वो पूरी सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में जब तक वो बंदा जिससे वो उसने इनपुट टैक्स लिया जब तक वो सबमिट नहीं करेगा, रिटर्न नहीं सबमिट करेगा, तब तक उसकी रिटर्न नहीं सबमिशन होगी, उसे वेरीफाई नहीं होगी। अब उससे इतना जो है लोगों को नुकसान हुआ, ना तो टाइम पे रिटर्न सबमिट हुई, फाइल हो सकी, और दूसरा उनको और आज तक भी सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन का दमाए फिक्रियां हैं वो भी नहीं हो रही, ना मैन्युफैक्चरर की हो रही है, ट्रेडर्स की हो रही है। दिल साहब से मैं इत्तेफाक करूंगा कि उसमें जो है आप ना तो उसको खत्म कर सकते हैं, आपने बेसिकली उसको इसीलिए किया था कि फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस को कॉपल किया जाए, टैकल किया जाए, लेकिन आप उसको नहीं कर सकते। यूबी साहब जब भी आपके प्रोग्राम में हम बार बार यही जिक्र करते हैं कि हमारे मुल्क में तकरीबन 24 से 25 किस्म के टैक्सेस हैं, आप उसको सिंपलाइज क्यों नहीं करते, एक या दो आप क्यों नहीं कर देते हैं? आप इतना कॉम्प्लिकेशंस आपने की हुई हैं कि जनाब हमारा टैक्स कल्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपकी सोच है। अफलातून बैठे हुए हैं जो पॉलिसियां बनाते हैं, कवानीन बनाते हैं, वो हमसे ज्यादा होशियार हैं। वो तो अगर आसानी पैदा करेंगे फिर टैक्स कौन देगा? बेसिकली ये पॉलिसी बनाने का जो है वो एक ही टारगेट होता है कि आपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, लेकिन आप उसको इंक्रीज करने की बजाय आप इतनी उसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देते हैं। मुझे ब्रेक का मैं साहब कहा जा रहा, ब्रेक से जाने से पहले मैं एक तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ। इनकम टैक्स कवानीन में नई कौन सी अमेंडमेंट की गई हैं, नई कोई तब्दीलियाँ जो आई हैं वो क्या है जो टैक्स पेयर के लिए वो बालेजान बनी हुई हैं? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमर साहब, यूबी साहब उसमें जो नई तब्दीलियां आई हैं बेसिकली वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रॉपर्टी सेक्टर में जैसे उन्होंने कैटेगराइज कर दिया लेट फाइलर, नॉन फाइलर और जो है फाइलर का, एक ये नई तब्दीलियां हैं। और दूसरी जो है अभी रिसेंटली एक नई तब्दीली आई नॉन रेजिडेंट के हवाले से, उसमें ये कहा गया है कि एक बेसिकली भी सर्कुलर इशू हुआ है नॉन रेजिडेंट के हवाले से, क्लॉज है 11 AC 11 स्केड्यूल में, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 11 स्केड्यूल में क्लॉज 11 AC का एक एडिशन किया गया कि अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है और वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में परचेज करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहा है तो उस पे जो एडवांस टैक्स जो है 236C और K का वो अप्लाई नहीं होगा, उसको एग्जाम्प्ट किया जाएगा। लेकिन उसको भी एक उन्होंने चेकलिस्ट बना दी कि ये चेकलिस्ट जनाब ये चीफ कमिश्नर को कम्युनिकेट की जाएगी, वो चीफ कमिश्नर जो है वो इसको स्क्रूटनाइज करेगा, उसको स्क्रूटनाइज करने के बाद फिर देखेगा कि वेदर इसको हमने एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू करना है कि नहीं करना। ये अभी वो कह लेंगे तयन नहीं किया गया, उसके बाद जो है फिर उसको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा नॉन रेजिडेंट को, फिर उसके बाद उसको 236C और K जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा उसका। मौजूदा हालात में डायरेक्ट टैक्सेस को फोकस किया जा रहा है या इनडायरेक्ट टैक्सेस? मेरे ख्याल के मुताबिक तो जितना ये पिछले टर्न्योर में जो है वो इनडायरेक्ट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि इसीलिए तो SRO 350 लाया गया है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चेक्स लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इस मौजूदा हालात में इस साल में कोई गैर मुल्की कर्जों में या मुल्की कर्जों में कोई कमी वाक़या हुई है या पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई? जो आपका बजट होता है वो 22,000 अरब का एक बजट होता है आपका पिछले साल का, 22,000 अरब का बजट है, उसमें से 10,000 अरब आपका चला जाता है आपकी लोन और इंटरेस्ट की रिपेमेंट में, बाकी आपके पास रह जाता है 12,000 अरब। 12,000 अरब में से आप 18th अमेंडमेंट के मुताबिक आप सूबों को दे देते हैं, ट्रांसफ़र करने के बाद आप फेडरल जो है वो डेफिसिट से स्टार्ट करता है। अभी जो मौजूदा हालात के मुताबिक अभी इन्होंने कहा था कि IMF से दोबारा इन्होंने बेल आउट पैकेज लिया है। अब वो जैसे जैसे आप वो बेल आउट पैकेज लेते जाएंगे इंटरेस्ट और लोन की पेमेंट इंक्रीज होती जाएगी, तो आप देख लें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। शरह सूद में वैसे 22% से शरह सूद में इस साल कमी करके 15% कर दी, उससे भी मुल्क की माशत पर असर पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल, वो तो अब हम ऑफ द रिकॉर्ड जैसे बात कर रहे थे वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया, वो पता नहीं किस तरह से इन्होंने नीचे लेके आ रहे हैं, ये समझ से बलाता है कि किस तरह से एक जैसे डॉलर को उन्होंने स्टेबल किया हुआ है 280 पे, वो ये भी नहीं समझ से बलाता है कि इन्होंने किस तरह से उसको स्टेबल किया हुआ। इंडस्ट्री बंद है। अच्छा, वो स्टॉक एक्सचेंज का हमारे मुल्क की माशत पर आपका ये जो इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ है इसकी वजह से IT सेक्टर वो शदीद डिस्टर्ब हुआ है बहुत, ठीक है ना। उनके कुछ लोगों के एग्रीमेंट्स भी जो फ्रीलांसर क्या है या जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं पूरी दुनिया को काम करके यहाँ से बैठ के दे रहे हैं, सही है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम बेस्ड है, कोई शक अगर 2 दिन का टाइम दिया तो 2 दिन में उनको वो काम करके देना। आपका 1.5 दिन उसमें से इंटरनेट नहीं चला तो वो क्या करें? टाइम स्लॉट तो 2 दिन की है ना, वो पैसे भी मर गए, वो पैसे भी मर गए, वो कॉन्ट्रैक्ट भी गया, वो क्लाइंट भी खत्म हो गया, जरा मुबादला आना था वो भी गया। जी जी ठीक है। उसके बाद विद होल्डिंग के जो मैं ये समझूंगा कि ये अनरियलिस्टिक रेट्स हैं। अच्छा, वैसे अदील हैदर साहब, महंगाई 4% भी आ गई, स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख को पार कर गई, 1 लाख को पार समझ नहीं आ रही। तो दूसरा ये फिर शॉर्टफॉल, जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है ये क्यों है? मेरा ख्याल है कि 233 या शायद कुछ बिलियन रुपीस का है। राणा साहब चैम्बर्स से बिलोंग करते हैं, राणा साहब ज्यादा बेहतर फिगर बता देंगे कितना बिलियन के शॉर्टफॉल है इस वक्त। 13,000 अरब का टैक्स टारगेट है और वो अभी शॉर्टफॉल में जा रहा है। हम
इन जनरल ये कह सकते हैं कि वो शॉर्ट फॉल में जा रहा है। जो ताजर दोस्त स्कीम लॉन्च की उसमें 0.1% इनको रेवेन्यू आया, 99.9% इनका फेलियर हुआ वो ताजर दोस्त स्कीम से। और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि एक नई पॉलिसी आई, एक रूटीन की चल रही है, उसके अंदर रेवेन्यू आ रहा है। अब जो नई पॉलिसी, अब मैं इंसर्ट नहीं कहूंगा, इम्पोज करते हैं ना जब ये, तो उससे क्या होता है कि जो रनिंग रेवेन्यू आ रहा है ना, चल रहा है कंटिन्यूसली, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके अंदर हर्डल्स आती हैं, आप डिस्टर्ब कर देते, सिस्टम डिस्टर्ब कर देते हैं, हिला देते हैं। जी जी। अब विद होल्डिंग के जो टैक्सेस के रेट बढ़ाए गए हैं, क्या उससे टैक्स अदा पूरे हो जाएंगे? सर बात ये है कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, वो एक चीज परचेज करते हैं किसी से, एक आइटम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उनके दरमियान 1.5 से 2.25% का मार्जिन है उसका टोटल। उसी में से उसने अपने एक्सपेंसेस पे करने हैं, टैक्सेस पे करने हैं, अपना कमाना है, उसका वॉल्यूम ज्यादा बड़ा होता है तो इसलिए इनकम भी आ जाती है। अच्छा, अब उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो रिटेलर को सेल करेगा, अनरजिस्टर्ड को करेगा तो 4% फर्दर टैक्स देगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर वो रजिस्टर्ड को नहीं करेगा तो उसके ऊपर जो विद होल्डिंग का रेट है वो 2.5% है। अब 2.5% तो वो सेल पे दे रहा है, पीछे से उसको जो मार्जिन मिल रहा है वो 1.5 से 2.25% मिल रहा है, तो वो क्या करेगा? जाहिर बात है वो स्टक हो जाएगा। जैसा राणा साहब कह रहे हैं, पहले सब 80% इदारे बंद हो चुके हैं। अच्छा अदिल हैदर साहब, टैक्स बेस बढ़ाने में, टैक्स नेट को बढ़ाने में हमारे इनकम टैक्स के कवानीन सर बात रुकावट है, उनके कुछ कवानीन रुकावट है, या सेल टैक्स के कवानीन रुकावट है? कई दफा बहुत सारे फोरम्स पे ये कर चुका हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 9 करोड़ के लगभग ऊपर नीचे बैंक अकाउंट्स हैं इस मुल्क में। 10 करोड़ तकरीब, चलें आप 10 करोड़ कह रहे हैं, हो सकता है मेरा डाटा पुराना हो, चैम्बर की फिगर है, मेरी नहीं है ये, चले लाहौर चैम्बर की फिगर है। 10 करोड़ इस वक्त पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स हैं, और हमारी जो टैक्स फाइलर्स की जो टैक्स फाइल करते हैं उनकी जो तादाद है वो 7.2 मिलियन पे खड़ी है। सही। अब हम एक अज्यूम करते हैं, assumptions करते हैं कि एक बंदे के 4 अकाउंट्स हो सकते हैं, 5 लगा लें, तो इसका मतलब ये कि 2 करोड़ बंदे का पोटेंशियल मौजूद है। 7.2 मिलियन पे आपकी वो खड़ी हुई है इस वक्त ATL लिस्ट, और इसका मतलब 1 करोड़ 30 लाख बंदे का भी टैक्स नेट्स में बंदा नहीं आया, आ सकता है। अब बैंक्स के पास देखिए, अगर इस मुल्क ने चलना है, मैं इस हद तक गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल मैं खड़ा हूं, सही कह रहे हैं, कि अगर इस मुल्क ने खड़ा है तो हमें टैक्स देना है, टैक्स देना पड़ेगा। हम इसके अंदर कोई इफ बट कोई ऐसा लेते अच्छा लगे बुरा लगे, टैक्स देने के बगैर हम अपने मुल्क को चला नहीं सकते। जो टैक्स नहीं देता इस मुल्क में रहने का उसका कोई हक नहीं है। बहुत खुल के, बहुत सारे लोगों को शायद बुरी भी लगेगी, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन वो तो जब भी उसको सहूलियात फराहम होंगी, जब कोई नए टैक्स पेयर लोगों मौजूदा का तो निचोड़ा जा रहा है। जी जी। अब देखें, बैंक्स के पास सिस्टम मौजूद है, बैंक्स के पास डेबिट चेक लगाने का सिस्टम मौजूद है, बैंक्स के पास शरह जो उसकी ATL जो फाइलर नॉन फाइलर की जो शरह लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लगाते हैं, वो सिस्टम मौजूद है, डेबिट चेक का सिस्टम मौजूद है, डेबिट चेक लगता है। आप क्यों नहीं ये करते कि एक दफा आपने एक दफा कड़वा, आपने बहुत सारे ऐसे हार्श एंड हार्ड स्टेप्स लिए जी जी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने अपना पॉलिटिकल एसेट है, जी जी, अवाम है ना, वो लूज किया जी। ये गवर्नमेंट का दावा है ना। आप एक स्टेप लें, जो नॉन फाइलर बंदा है, आप उसके बैंक के ऊपर डेबिट चेक क्यों नहीं लगाते? एक स्टूडेंट है, वो रिटर्न नील की फाइल करे, वो करे रिटर्न फाइल। पूरी दुनिया में स्टूडेंट फाइल नहीं करते सर, बैंक अकाउंट बगैर रिटर्न जो अपना गोशवारा जमा नहीं करवाता, एंटीन होल्डर नहीं होता उसका, वो उसको मेंबर नहीं बनाते। तो मसला तो फिर हर तरफ यही है। इसके बावजूद फिर मार्केटों के ताजर सर बिल है। अब बात आएगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की और कैपेसिटी के बारे में, तो वो डिपार्टमेंट की कैपेसिटी इस वक्त सिफर है। आपने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू को जी आपने दफ्तर में बिठा दिया, उसको कहा कि तू टाइपिंग कर यहाँ पे। इंस्पेक्टर का ओहदा है, या पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्पेक्टर क्या है, फील्ड फॉर्मेशन का काम है। नहीं असल वो जाए मार्केट में, नहीं सर, वो जाए मार्केट में सर्वे करे, रेगुलर विजिट करे। उसको ये पता है कि जनाब आज ABC ट्रेडिंग कंपनी, उसका 1 साल पहले वॉल्यूम ये था कि ये छोटी सी दुकान थी, आज माशाल्लाह इसकी दुकान बड़ी है, आज इसके ऊपर पहले 6 गाहक थे, आज 14 गाहक हैं। इसका मतलब उसका वॉल्यूम बड़ा है। इंस्पेक्टर को तो रखा हुआ है अफसरान ने, वो ब्लड के टेस्ट करवाने के लिए, पेशाब को टेस्ट करवाने हैं, नहीं खैर वो नहीं बात है, उनको रखा हुआ है टाइपिंग के लिए, वो शोकाज बनाते हैं बैठ के। अब एक बंदा टैक्स पेयर की असेसमेंट कैसे कर सकता है डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के? लेकिन डिपार्टमेंट के बंदी हैं जो मार्केटों में जाते हैं, उनके गोशवारे में खुद भरते हैं, खुद ही उनको। इसके ऊपर जो FBR है वो
एक्शन क्यों नहीं लेता? जो प्रैक्टिस करते हैं वो अपने FBI बाहर जाकर जो प्रैक्टिस करते हैं डेली बेशुमार लोग कर रहे हैं। बल्कि एक और मैं आपको बता दूं, इस वक्त जितना केस कंसल्टेंट्स के पास है उससे ज्यादा केस डिपार्टमेंट के बंदों के पास है, कोई शक नहीं है। और इसमें इन्वॉल्व हैं जो नोटिस सर्वर से लेके PN से लेके ऊपर तक। अच्छा, इसमें मौजूदा हालात में जिस नाम कवानीन है, जैसे जा रहे हैं, पॉलिसी जा रही हैं, एक हुकूमत का नारा भी था जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए पाकिस्तान में कोशिशें कर रही थी, इस सिनेरियो में कोई आया है इन्वेस्टमेंट में आने के? SIFC वो एक इदारा बनाया था, उसके अंदर ये थी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी थी, तो हमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नजर तो नहीं आई। सच हो सकता है गवर्नमेंट उसके काम कर रही हो, बट अभी तक वो कोई सामने नजर नहीं आया। चलो, आप तो अपने दारों को बंद करें, कोई गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट आ रही है? जिस मुल्क के अपने इन्वेस्टर जो है वो अपनी इंडस्ट्री बंद करके बैठे हो, तो वो दूसरों को फैसिलिटी आप किस तरह दे सकते हैं? हुकूमत दावे कर रहे हैं कि मईशत बेहतर करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की 40% टेक्सटाइल 100% बंद है। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पाकिस्तान की जो है ना, वो गारमेंट्स ले लें आप, टेक्सटाइल सेक्टर तो बड़ा ही मुतासर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उसमें आप देख 40% इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, बाकी इंडस्ट्री कोई 50% चल रही है। कॉटन आपकी जो पाकिस्तान में पैदा हो रही है, वो किसान 50% पिछले 30-40 सालों से कपास की पैदावार 50% कम हुई है, बजाय इसको इजाफा होने की। बुराना साहब, जब उनको उजरत नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या करेंगे? किसान भी क्या करेगा? 77 सालों में किसान कौन सा, मुझे बताएं, कौन सा खुशहाल हुआ है? एक चीज पैदावार में अपनी कोई क्वालिटी पैदा की है, या आप आज भी 50 साल पुराने उसी सीड के, उसी लगाने के, उसी चीज में यहाँ पर अब कॉटन के मुख्तलिफ फीचर आ गए, मुख्तलिफ उसमें इकसाम आ चुकी है। जिम्मेदार कौन है? मेहनत करता है, रात को खेतों में जाकर वो पानी लगाता है। बात बड़ी अच्छी कर रहे थे कि पॉलिसियां, जिस मुल्क में पॉलिसी का तसलसल नहीं होता ना जी, एक उस मुल्क में कभी कोई चीज आपकी ठीक नहीं हो सकती। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे मुआशरत का नारा नहीं लगा, मिसाक मुआशरत का नारा लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम करने को तैयार हैं, कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? आर्टिफिशियल चीजें करना छोड़ देना। आपने स्टॉक एक्सचेंज पे आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर लेके गए, आपने डॉलर को आर्टिफिशियल तरीके से रोक के रखा हुआ है, आपने महंगाई को आर्टिफिशियल तरीके से 4% कर लिया। इस तरह नहीं होता। 4.5% भी मैं छोटी सी बात करूंगा, कौन सी चीज आपको कल की निस्बत आज सस्ती मिली है? बारिशी चीजें जो है इस तरह नहीं होते चलते। अभी खाने के लिए तमाम वजूहात से ये 4.5% का दावा आया है जी, उसी दिन 3.5 पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज की प्राइस पे एक ना ताजा स्कीम, 2 स्कीम, एक उन्होंने इससे पहले भी स्टार्ट की थी, जिसमें आपको याद हो बिजली के बिलों में 1000 या 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगा के उन्होंने डाला। उसमें बहुत सख्त स्ट्राइक हुई थी और उसको वापस लेना पड़ा था गवर्नमेंट को, उसको पॉलिसी से अपने को विड्रॉ करना पड़ा था। अब ये एक नई स्कीम आ गई है। अब देखिए, इस तरह की स्कीमें लाने से या इस तरह का टैक्स का बार ऐसा नहीं। इन्होंने मुझे अभी हमारे दोस्त से बैठे हुए उन्होंने बात की है, मैं बड़ी अच्छी इनसे एग्री था कि जो बैंक अकाउंट खुला है उसको जो है टैक्स फाइल करें, चाहे स्टूडेंट है कोई जी। मैं इससे थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जो लड़का बच्चा शनाख्ती कार्ड बनवाने आता है उसको कहे पहले टैक्स रिटर्न फाइल करे, चाहे नील के कहे उसको। मैं यूरोप गया देखें जाके, स्टूडेंट एक आप किसी होटल पे वेटर का काम कर रहा है तो वो भी अपना टैक्स जो है ना उसमें से कटौती करवा के फिर वो अपनी तनख्वाह ले रहा है और वो हमारे फाइल कर रहा है, फाइल भी कर रहा है साथ। अच्छा, उसको उसके फाइल करने से फायदा क्या हो रहा है कि उसको टैक्स रिफंड मिल रहा है और उस मुल्क की भी बेहतरी आ रही है। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे शनाख्ती कार्ड बना के सिम तो खरीद रहे होते हैं, बाकी चीजें तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि भाई बाबा ये मुल्क चल रहा है। मैट्रिक की सनद भी फाइनल कर देना, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फाइनल कर दे, उसके बगैर आपको सनद नहीं मिलेगी और मैट्रिक जरूरी। देखो ये फिर तो वो एक्सीडेंट भी, दूसरे भी बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। इतने टैक्सों में आप जो टैक्स दे रहे हैं उनको उलझाएंगे ना तो ये मुल्क आगे जाने की बजाय मजीद ये गिरावट। फिर गोशवारों को आपको सादा बनाना पड़ेगा, जो आम बंदा भी उसको भर ले, वकील को जो फीसें नहीं दे सकते, आप सेल टैक्स के ऊपर काम करना पड़ेगा इन्हें, उसको सिंगल डिजिट पे लाना पड़ेगा अगर इन्होंने, और उससे कोई रेवेन्यू कम नहीं होगा, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। अच्छा नहीं, वो तो तजर्बा पीआरए ने किया, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने 17% से 16% से 5% पे लाए कोविड के दौरान, तो उनका रेवेन्यू बड़ा टैक्स भी पड़ी। इनके पास प्रेसिडेंट मौजूद है सर। पाकिस्तान में कैश परचेज आप 100% बैन कर दें, आप जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, आप कार्ड के जरिए बैंक को यूज करें, बैंक से आके रिटर्न फाइल सबसे डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, अभी बेहतरीन हो जाए। उसके लिए एक इकदाम करना पड़ेगा इनको, अपना जो करेंसी नोट है वो 50 या 100 की वैल्यू तक रखना पड़ेगा, ऊपर वाले ताकि कैश परचेज रुके।
तब्दीली लानी है तो पहले तो यार नदीम साहब, हुकूमत ही करती है ना जो करती है। हुकूमत ने कोई ऐसे स्टेप लेने होते हैं जिससे पूरे मुल्क में जिसको नफाज करना होता है। आम बंदा, हम ताजर या चैम्बर तो नहीं कर सकते, लेकिन चैम्बर के पास वो, राणा साहब चैम्बर का आप इसी मेंबर हैं, अगर IMF कर्जा देकर अपने शराइत को मनवा सकता है, पाकिस्तान की आवाम को नाको चने चबवा सकता है, हुकूमत को घुटनों पे ला सकता है, तो आप जो 13,000 अरब का टैक्स देते हैं और बिला सूद देते हैं, बगैर शराइत की हुकूमत को देते हैं, आप अपनी शराइत को नहीं मनवा सकते हुकूमत सर से। ये देते नहीं है, वो निकलवाते हैं। गुजारिश ये है कि मैं पहले भी ये मेरी बात अक्सर मैं टीवी चैनल पर जाके कहता हूँ कि 13,000 अरब रुपए तो हम टैक्स की काउंटिंग में आ जाता है कि कर जाता है, डायरेक्ट देते हैं उसका तो आपको इल्म ही नहीं है कि कितना वो देते हैं। आप कोई भी काम करें ना, उसके तसलसल लेके आए। सही है, मैं बार बार एक बात पे करता हूँ, आप गवर्नमेंट एक बड़ा अच्छा में होप, माशियत को सियासत से अलग कर दे। एक बड़ी होप मिली थी हमें HCFC वो आर्मी का और सियासत, वो एक बड़ा अच्छा एक मिला था, हमें इदारा बना था कि उससे बेहतर उन्होंने जमीनें भी लोगों को दी कि काश्तकारी बढ़ाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जो ऑलरेडी काश्त कर रहे थे उनको पानी बंद करके नई वाली साइड पे पानी डाल दिया, वो बंजर होती जा रही है, आगे नई जो उनको आबाद करने के चक्कर में पड़ गए। इस तरह की पॉलिसियां नहीं होती, हर एक अपने करते हैं सियासी एजेंडों पे आप मुतफिक हो जाते हैं, हर चीज़ पे करते हैं, सियासत पे इकट्ठे हो जाते हैं, खुदारा आप मुआशरत पे भी इकट्ठे हों। सारी ये जो मुल्क में बदअमनी होती है, इससे कोई भी बाहर से सरमाया आने में डरता है लाने में, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से तकरीबन कतराता है। सही कह रहे हैं। तो आप जब तक इस मुल्क में अमन पैदा नहीं करेंगे, ये चीज़ें जिस तरह आम गवर्नमेंट होती है कि कोई गवर्नमेंट आ जाती है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करके आने वाले वक्त के लिए बेहतरी के लिए अपने मुल्क के लिए सोचे, और ये वक्त बड़ी स्पीड से निकल जा रहा था, 5 साल या 4 साल या 2 साल ये निकलने में बहुत टाइम पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पर अब हो क्या रहा है कि आर्टिफिशियल, यहाँ पर आप देखें हर साल जो डिग्री होल्डर बच्चे हैं उनमें से 90% का यही है कि बाहर बच्चा बेहतरीन दिमाग के साथ आप O लेवल A लेवल करके और मास्टर लेवल करके वो यहाँ पर एक उसको आप क्लास 4 की जॉब ना मिले। इंडिया की एक आपको मिसाल कोट कर दो थोड़ी सी, कि एक बच्चा यूरोप में पढ़ रहा था, PhD कर रहा था, वहीं पर उसको जॉब मिली, छोटी सी, मैं 5 सेकंड की, वो अपने मुल्क में वापस घूम आया अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए, तो एयरपोर्ट्स पे उन्होंने उसको रोक लिया, उनके इदारों ने, उन्होंने कहा जी आप जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले ने, उन्होंने कहा आप PhD किए हैं सर, उन्होंने बड़ा उनको खाना दिया, चाय पिलाई, उन्होंने कहा आप आए तो आप हमारे मुल्क में क्यों नहीं अपनी खिदमत देते। उन्होंने कहा जी आप मुझे हुक्म करें। उन्होंने उसी टाइम एयरपोर्ट्स के ऊपर ही उसका उन्होंने पूछा वहाँ पर कौन से इदारे में काम कर रहे हैं, जिस इदारे उन्होंने उसी एयरपोर्ट के ऊपर इतनी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट काम करती हैं जी जी, और इनकम इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने, वो मैनेजर ने उसको सीट अपॉइंटमेंट लेटर दिया, उससे 2 गुना ज्यादा पे पे उसको कर दिया और उससे 10 साल का एग्रीमेंट कर लिया। ये है कि पहले जो लोग यहाँ से जाते थे वो अपनी टाइज पीछे रखते थे, प्रॉपर्टीज परचेज करते थे, वापस आते थे, बिजनेस करते थे। मगर अब प्रॉब्लम पता है क्या राणा साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो यंग जनरेशन जा रही है ना इस वक्त, ये फ्रस्ट्रेट होकर जा रही है और ये वापस ना आने के लिए जा रही है। उमर बस आखिर में राणा साहब ने एक छोटी सी बात की थी एमनेस्टी की, कि मौजूदा हालात में एमनेस्टी की ज़रूरत है। बात यह है कि हम सारे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बेसिकली टैक्स रेवेन्यू को, टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि हम, क्योंकि टैक्स जुड़ा है कारोबार से, कारोबार होगा तो टैक्स आएगा। तो अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि 90% कारोबार पाकिस्तान में बंद पड़ा है, तो टैक्स कैसे आएगा? उसको चलाएं सर। अगर उसको चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब टैक्स उसके साथ कारोबार के साथ जुड़ा है तो ऑटोमेटिकली टैक्स बेस भी बढ़ेगी, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और खुशहाली भी आएगी। इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क के बिजनेस के लिए सबसे बड़ी एमनेस्टी ये होगी, बजाय इसके कि कोई पहले की तरह आर्टिफिशियल एमनेस्टी आए कि लोग पैसे वाइट करा लें और खुदा हाफिज़। नहीं, अगर इस मुल्क में 2.5 करोड़ बंदा टैक्स नेट में आ जाता है जी और वो टैक्स देना शुरू कर देता है, तो इट मीन्स कि जो 72 लाख है उसके ऊपर बर्डन कम हुआ। सही। जब बर्डन कम हुआ और रेवेन्यू ऊपर से बढ़ गया तो किसी एमनेस्टी की जरूरत नहीं है। सैयद अदील हैदर साहब आपको बहुत शुक्रिया, उमर बाजवा साहब आपको बहुत शुक्रिया, राणा नदीम साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। आज हुकूमत को भी और अवाम को भी ये फैसला करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल बनाना है, ज़राअत का मुल्क बनाना है। एक फैसला कर ले और ऐसी पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है जिससे आम बंदा अपना कारोबार कर सके और टैक्स नेट में आने से घबराने की बजाय वो खुद खुशी से वो अपना गोशवारा भी जमा करवाए और टैक्स भी जमा करवाए। उसके लिए हुकूमत को
वो जो टैक्स रेट है, वन विंडो, जिस तरह हमारे राना नदीम साहब कह रहे थे, वन विंडो टैक्स का कवानीन लाएं, सिंगल डिजिट पे टैक्स रेट को लाएं, तो खुद ब खुद टैक्स अहदाफ भी पूरे होंगे, हमारी मईशत भी बेहतर होगी, और जो गैर मुल्क इन्वेस्टमेंट लाने का हम जो दावा करते हैं वो भी पूरा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हज़रत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।